नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पहले महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस आईएएस के द्वारा अपने आईएएस पाठ्यक्रमों पर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यह 30 मई 2021 को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। जो छात्र इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और यह रजिस्ट्रेशन 29 मई 2021 तक सुबह 11 बजे तक कराया जा सकता है। उम्मीदवार निःशुल्क इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने परीक्षा स्कोर के आधार पर छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 2 राज्य समाधान के प्रश्न की, फिर हम सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक से संबंधित अन्य आलेखों और एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। फिर हम सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को लेकर आलोचनाओं की बात करेंगे और सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह संदर्भित है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य 2 राज्य समाधान के प्रश्न से। 2 राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर हमने 26 मई 2021 के डीएनए में भी चर्चा की थी, उसको भी आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मई महीना हमास और इजराइल के मध्य 11 दिन की लड़ाई के चलते चर्चा में रहा और इसमें अनेक इजरायली शहर और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखे गए। एक बार फिर से इस पूरे संघर्ष से फिलिस्तीन का प्रश्न केंद्र में आ गया और फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गए 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य समाधान को भी समझना महत्वपूर्ण हो चला है। जब हम बात करते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य समाधान की, तो यह है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का 2 राज्य समाधान जॉर्डन नदी के पश्चिम में इजराइल राज्य के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की कल्पना करता है, जिसमें दोनों राज्यों के बीच की सीमा अभी भी विवाद और बातचीत के अधीन है। फिलिस्तीनी और अरब नेतृत्व के द्वारा इसके संदर्भ में 1967 की सीमाओं पर जोर दिया जाता है, जिसे इजराइल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन सबसे पहले 1937 में पील आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। इस अनुशंसित विभाजन प्रस्ताव को फिलिस्तीन के अरब समुदाय द्वारा हालांकि अस्वीकार कर दिया गया था, किंतु अधिकांश यहूदी नेतृत्व द्वारा तब इसे स्वीकार कर लिया गया था। यह प्रस्ताव 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना द्वारा फिर से प्रस्तुत किया गया, जिसे तब अरब नेताओं द्वारा खारिज कर दिया गया था। 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना के बाद और 1955 और 1960 के दशकों में विविध प्रकार की लड़ाई और संघर्षों के बाद भी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर कोई सार्थक पहल नहीं की जा सकी थी। 1974 में फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिर से एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें 2 राज्यों इजराइल और फिलिस्तीन के साथ साथ शरणार्थी प्रश्न का भी एक उचित समाधान करने का आह्वान किया गया। इसमें फिलिस्तीन राज्य की सीमाएं 1967 की सीमाओं पर आधारित होनी थी, हालांकि इसको तब भी स्वीकार नहीं किया जा सका। इसके बाद से ही विविध प्रकार के कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं, जिसमें नवीनतम प्रस्ताव नवंबर 2013 में पारित किया गया, जिसके खिलाफ ही इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मतदान किया गया था। फिलिस्तीन नेतृत्व द्वारा 1982 में फैज में अरब शिखर सम्मेलन के बाद से इस अवधारणा को अपनाया गया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में इजराइल का विचार था कि यह फिलिस्तीनी नेताओं की फिलिस्तीनी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने का एक प्रयास है और उसने इस पूरी कार्यवाही को एक तरफा कार्यवाही के रूप में देखा। इस पूरे काल में अनेक प्रकार के कूटनीतिक प्रयास भी किए गए हैं,
जिसमें 1991 का मैड्रिड सम्मेलन, 1993 के ओस्लो समझौते और सन 2000 का कैंप डेविड शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। हालांकि यह भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके थे। इसमें आगे 2001 में तबा वार्ता देखी गई, 2002 में अरब लीग द्वारा अरब शांति पहल का प्रस्ताव किया गया और 2013-14 में भी शांति वार्ता देखी गई। हालांकि अभी भी दो राज्य समाधान पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया जा सका है। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं जिसे हमें समझना होगा। उल्लेखनीय है कि दो राज्य समाधान में सीमाओं का निर्धारण 1967 के आधार पर किया जाता है, किंतु उसके बाद से ही इजराइल द्वारा अत्यधिक प्रसार किया जाता रहा है, जो इस समस्या को और भी ज्यादा जटिल बना देता है, जिससे फिलिस्तीनी भूमि ज्यादा सीमित होती गई है। उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के अंत 1882 में फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों की जनसंख्या 3% थी। हालांकि इसके बाद से यहूदियों की संख्या बढ़ती गई है और वर्तमान में इससे फिलिस्तीन के समक्ष ही अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। इसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, जिसमें हरे रंग में फिलिस्तीन और सफेद रंग में यहूदी भूमि को दर्शाया गया है। आप इसमें यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1946 से 2014 की इस यात्रा में फिलिस्तीन भूमि कम होती गई है और इसकी तुलना में इजराइल या फिर यहूदी भूमि बढ़ती गई है। वर्तमान में यह स्थिति हो गई है कि फिलिस्तीन का क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पश्चिमी किनारे तक ही सीमित हो गया है, किंतु इस पश्चिमी किनारे में भी इजराइल के द्वारा बस्तियों को बसाया जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र और भी ज्यादा कम होता जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में यरूशलेम के मुद्दे को भी लेकर सहमति नहीं बन पाई है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी यरूशलेम पर फिलिस्तीन के द्वारा अधिकार जताया जाता है, जो इजराइल स्वीकार नहीं करता है। वर्तमान में गाजा पट्टी के इस क्षेत्र में हमास के द्वारा शासन किया जाता है, किंतु अनेक देशों के द्वारा हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है, जिससे फिलिस्तीन की वाजिब मांगों पर भी गंभीरतापूर्वक चिंतन नहीं हो पाता है। इस पूरे संदर्भ में कुछ अन्य जोखिम भी विद्यमान है, जिसमें ईरानी एंगल भी महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि इजराइल को उत्तरी मोर्चों पर विविध प्रकार के तनाव और जोखिम कारक देखने पड़ते हैं, जो ईरान के समर्थन के चलते और भी ज्यादा जटिल हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से सीरिया क्षेत्र में ईरान द्वारा आतंकवादी समूहों को आगे बढ़ाया जाना और लेबनान क्षेत्र में हिजबुल्लाह के माध्यम से टारगेट किया जाना काफी महत्वपूर्ण है, जिससे समस्याएं और भी ज्यादा जटिल हो जाती हैं। हाल के वर्षों में जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका के मध्य संबंध कटु हुए हैं, वह भी समस्या को जटिल बना देता है। विशेष रूप से अमेरिका द्वारा ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तो यह समस्या और भी ज्यादा जटिल हो गई है। यह पूरा क्षेत्र क्षेत्रीय शीत युद्ध के क्षेत्र के रूप में भी विद्यमान हो चला है, जिसमें एक तरफ तो ईरान, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब के द्वारा अपनी प्रभुता को स्थापित करने के लिए लगातार इस क्षेत्र में शक्ति संघर्ष को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे छोटे किंतु घातक सैन्य समूहों का उदय होता रहा है। इसमें आप यमन क्षेत्र में विद्यमान हूती विद्रोहियों का भी उदाहरण देख सकते हैं, जिनके बारे में यह माना जाता है कि यह ईरान आदि के समर्थन से भविष्य में और अधिक क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को अस्थिरता प्रदान कर सकता है। टू स्टेट सॉल्यूशन के संदर्भ में फिलिस्तीन में राजनीतिक नेतृत्व में भी एकमतता का अभाव है। फिलिस्तीन के पश्चिमी किनारे वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी दो राज्य समाधान का समर्थन करते हैं, लेकिन गाजा में हमास के द्वारा इसे मान्यता ही नहीं दी जाती, क्योंकि वह इजराइल को अपना शत्रु ही मानता है। इस पूरी समस्या के निवारण के संदर्भ में हम भारत की भूमिका को भी देख सकते हैं, क्योंकि भारत ने दोनों पक्षों के नेतृत्व से दो राज्य समाधान के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सीधी बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया है। फिलिस्तीन में भारत के प्रयास फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए भारत फिलिस्तीन विकास साझेदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और संस्थानों को मजबूत करने पर केंद्रित हैं और इजराइल के साथ भारत
रक्षा, विज्ञान और तकनीक आदि के क्षेत्र में एक विशेष संबंध साझा करता है। यानी भारत का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ ही संबंध है और इस आधार पर भारत चाहे तो अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग करके इस क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है। सॉफ्ट पावर के अतिरिक्त हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच हुआ संबंध सामान्यीकरण समझौता, जिसे हम अब्राहम समझौते के नाम से जानते हैं, वह भी इस बात का सबूत है कि वास्तविक शांति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सीधी बातचीत है और सभी क्षेत्रीय शक्तियों को अब्राहम समझौते की तर्ज पर ही दोनों देशों के बीच शांति की परिकल्पना करनी चाहिए। इस पूरे संदर्भ में हमें एक संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है, जिसमें इजराइल और अन्य पार्टियां जैसे कि अमेरिका आदि को ये समझना होगा कि जब तक हम इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, तब तक इस पूरे अरब क्षेत्र में शांति नहीं लाई जा सकती है और इसमें हमें निरंतरता के आधार पर प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से है। यह केंद्रित है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। जब हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो यह भारत के पावर कॉरिडोर के निर्माण के लिए एक भव्य पुनर्विकास परियोजना है, जिसमें एक नया संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को नया रूप दिया जाना है। इसे 2022 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि 2022 में भारत की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे होंगे। इस नवीन भवन का विषय देश की सांस्कृतिक विविधता के आधार पर बनाया जाना है, जिसमें क्षेत्रीय कला और शिल्प को भी शामिल किया जाएगा और देश भर के कारीगर और मूर्तियों को नई संरचना को पूरा करने के लिए नियोजित किया जाएगा, जिससे यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन सके। इस परियोजना के तहत नए भवनों का निर्माण मौजूदा भवन के करीब ही किया जाना है, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और निवर्तमान संसद भवन को म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव है। जब हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा की, तो इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि बिल्डिंग्स को शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से दिसंबर 1911 में तत्कालीन सम्राट किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और इस दिल्ली दरबार को किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। जब ब्रिटिशों द्वारा दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, उसके बाद से ही नई दिल्ली को बसाने का कार्य दो महत्वपूर्ण वास्तुकारों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया, जिसमें से आपको ये जानना चाहिए कि हर्बर्ट बेकर दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में संघ भवनों के वास्तुकार भी हैं। संसद भवन की इमारत लुटियन और बेकर दोनों के द्वारा डिजाइन की गई है, वहीं राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया है। सचिवालय, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक शामिल है, उसको हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। सेंट्रल विस्टा में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई तर्क दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा ये कहा गया है कि संसद भवन की सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मौजूदा और भावी मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो चली हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार के कार्यालय विविध स्थानों पर फैले हुए हैं, जो अंतर विभागीय समन्वय को प्रभावित करते हैं और अनावश्यक यात्रा से भीड़ भाड़ और प्रदूषण को भी जन्म देते हैं। साथ ही साथ अधिकांश मौजूदा इमारतें भी काफी पुरानी हो चली हैं और उनका संरचनात्मक जीवन भी लगभग समाप्ति की ओर ही है। हालांकि इस पूरी परियोजना की कई आधारों पर आलोचना भी की गई है और यह आलोचना कोरोना महामारी से पहले ही विपक्ष, पर्यावरणविद, वास्तुकारों और नागरिकों द्वारा की जाती रही है। इसमें परियोजना की आवश्यकता और पर्यावरण, यातायात और प्रदूषण पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए अध्ययन की कमी पर सवालों के संदर्भ में की गई है कि
इसके तहत जो विशालकाय परियोजना को हमने अपनाया, क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता थी? क्या इसके माध्यम से जो पर्यावरण, यातायात और प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, इसका पूरी तरीके से आकलन किया गया है अथवा नहीं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका अभी तक पूर्ण रूप से उत्तर नहीं मिल पाया है। इसके तहत यह भी तर्क दिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान संसद भवन के लिए कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियों को आगे बढ़ाया गया, जो पारदर्शिता में कमी को दर्शाता है। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थिति में परियोजना को स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि देश इसे वहन नहीं कर सकता है। इसमें आलोचना के तहत यह भी कहा जाता है कि प्रोजेक्ट को बनाए जाने के संदर्भ में व्यापक विचार विमर्श नहीं किया गया और प्रोजेक्ट की सारी जानकारी भी सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं है, जो आशंकाओं को बढ़ा देता है। हमें यह भी देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स आदि की बिल्डिंग में रखी कलाकृतियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, जो और भी ज़्यादा चुनौतियों को खड़ा कर सकता है। भारत में म्यूजियम की स्थिति चूंकि पहले से ही काफ़ी दयनीय, शोचनीय है और वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ और क्यूरेटर्स की भी कमी है, जो इस समस्या को और भी ज़्यादा जटिल बना देगा। नेशनल म्यूजियम आदि में भी 100 से अधिक पोस्ट खाली हैं, तो किस प्रकार से नेशनल म्यूजियम में विद्यमान 2,06,000 से अधिक कलाकृतियों को हम सुरक्षित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर पाएंगे? यह भी एक बड़ा प्रश्न है जिसके निवारण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान कोरोना काल में तो समस्याएं और भी ज़्यादा गंभीर हो चली हैं। यही कारण है कि हमें व्यापक विचार विमर्श के पश्चात ही इस प्रकार के शहरी नियोजन संबंधी विशालकाय प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए कार्य करना होगा और इसमें यदि हम भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाना चाहते हैं तो इसमें हमें एक एकल विचार के आधार पर आगे बढ़ना होगा, ताकि समग्र रूप से पूर्ण विविध भारतीय संस्कृति को दर्शाने के लिए कार्य किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें बात की गई है 1 जून को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में। आज के डेली क्विज में भी ब्रिक्स के संदर्भ में बात की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। ब्रिक्स की इस बैठक में भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों द्वारा भाग लिया जा रहा है और यह है भारत और चीन के मध्य जारी सीमा विवाद की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में प्रस्तुत किए गए ट्रिप्स छूट के संदर्भ में भी बात किए जाने की आशा है। ट्रिप्स छूट के माध्यम से भारत द्वारा कोविड-19 की पृष्ठभूमि में WTO के बौद्धिक संपदा संबंधी नियमों में छूट दिए जाने की बात कही गई थी, ताकि कोरोना वैक्सीन से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों में छूट मिल सके और इससे संबंधित वैक्सीन आदि गरीब देशों को सस्ते में प्राप्त हो सकें। अब तक इस प्रस्ताव को दक्षिण अफ्रीका, चीन, अमेरिका के साथ 60 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हो चुका है और यदि इसे ब्रिक्स का भी समर्थन मिलता है तो यह इस पूरी पहल को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना सकता है। इस साल ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर कार्य किया जा रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रिक्स द्वारा इस बैठक के माध्यम से स्वास्थ्य महामारी पर कार्य करने के साथ ही बहुपक्षीयता को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार के प्रश्न को भी महत्वपूर्ण रूप से उठाया जाएगा, ताकि इनमें उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में भी कार्य किया जा सके। भारत द्वारा भी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए सहयोग हेतु कार्य किया गया है और समय समय पर भारत इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर नियंत्रण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि IMF, विश्व बैंक आदि में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की बात करता रहा है और ये अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इसमें और सकारात्मकता देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है और इसे आप जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसके साथ ही हम पेज नंबर 1, 8 और 9 में दिए गए कुछ अन्य आलेखों की भी चर्चा करेंगे।
ये सभी आलेख संबंधित हैं सरकार द्वारा बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम 2021 से। इसके संदर्भ में हमने 27 मई और 26 मई के डीएनए में भी चर्चा की थी, जिसको आप देख सकते हैं। इन आलेखों के माध्यम से हम इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही चर्चाएं करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के नियमों से मध्यवर्ती सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक आदि को विनियमित किए जाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इन नियमों को बनाए जाने से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने की आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं। इन नियमों के तहत अनेक प्रकार की अच्छी बातों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को आदेश मिलने पर 24 घंटे के भीतर गैर सहमति मूलक निजी चित्रों को हटाना होगा। साथ ही साथ बड़े सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को मासिक स्तर पर अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी। इन नियमों के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को भी संस्थागत किया गया है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किए जाने वाले कंटेंट को भी टैग लगाकर पहचाने जाने पर बल दिया गया है, जिसके माध्यम से उनके विज्ञापन आदि होने पर उनको पहचाना जाना संभव हो सकेगा। हालांकि इस पूरे मामले के संदर्भ में अनेक आशंकाएं भी विद्यमान हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC बनाम प्रोफेसर मनु भाई डी शाह मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को जाहिर किया जाना किसी भी लोकतांत्रिक संगठन का एक मूल अंग होता है और यदि इसको किसी भी रूप में बाधित किया जाएगा तो वह वस्तुतः लोकतंत्र को ही बाधित करेगा, जिसका आगे चलकर तानाशाही पर प्रसार करने के दृष्टिकोण से प्रभाव पड़ सकता है। अतः इस पूरे मामले के संदर्भ में हमें काफी सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। नियमों के संदर्भ में कुछ तकनीकी बातों पर भी गौर फरमाया गया है, जैसे कि इन नियमों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि बिजनेस रूल 1961 के अनुसार जब बात आती है डिजिटल मीडिया के संदर्भ में नियम बनाने की, तो इसमें यह अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का न होकर वास्तव में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विद्यमान होता है और यदि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसके संदर्भ में नियम बनाए जाते हैं तो यह एक प्रकार से कलरेबल लेजिस्लेशन का एक उदाहरण है। कलरेबल लेजिस्लेशन एक न्यायिक सिद्धांत है जिसके तहत विधायिका के ऐसे कार्य पर रोक लगाई जाती है जिसमें यदि विधायिका किसी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है तो उसे उस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं करने का अधिकार है। यानी यदि कोई मंत्रालय किसी विभाग आदि के संदर्भ में नियम नहीं बना सकता है तो अप्रत्यक्ष रूप से भी उसे इसके संदर्भ में नियम विनियमन बनाने का अधिकार नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा यह भी बताया गया है कि वास्तव में IT अधिनियम 2000 के द्वारा तो डिजिटल मीडिया को विनियमित ही नहीं किया जाता है। अतः IT अधिनियम के आधार पर यदि डिजिटल मीडिया को विनियमित किए जाने के संदर्भ में नियम बनाए जाएंगे तो वह एक प्रकार से वैधानिक ही नहीं हो सकते हैं। यानी इस पूरे मामले में जो डिजिटल मीडिया के संदर्भ में नियम बनाए गए हैं उनको न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। इन नियमों के माध्यम से सोशल मीडिया मध्यवर्तियों द्वारा सरकार का आदेश मिलने पर किसी कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाए जाने की बाध्यता रखी गई है। हालांकि यदि मध्यवर्ती खुद सरकारी आदेश से सहमत ना हो तो इसके संदर्भ में उनके लिए पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना नहीं की गई है। मुख्य रूप से इन नियमों के संदर्भ में व्हाट्सएप आदि मध्यवर्ती मैसेजिंग ऐप्स के द्वारा अनेक प्रश्न उठाए गए हैं और व्हाट्सएप तो इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट तक चला गया है। व्हाट्सएप का तर्क है कि यदि हम पर भेजे गए मैसेजेस के संदर्भ में फर्स्ट ओरिजिनेटर यानी प्रथम प्रवर्तक की पहचान के संदर्भ में दबाव डाला जाएगा तो यह हमारे द्वारा दिए गए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को ही समाप्त कर देगा, जिससे निजता का गंभीर उल्लंघन संभव है। व्हाट्सएप का यह भी कहना है कि यह जो नियम है वह वैधानिकता के दायरे में नहीं आते, क्योंकि इनको किसी भी कानून को पारित किए बिना ही मात्र कार्यपालिका द्वारा ही बनाया गया है।
व्हाट्सएप द्वारा इन नियमों को इस आधार पर भी असंवैधानिक कहा गया है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुट्टा स्वामीवाद में दिए गए वैधानिकता, आवश्यकता और आनुपातिकता के नियमों के अनुरूप नहीं है। व्हाट्सएप का कहना है कि इसके तहत हमें प्रत्येक मैसेज को स्टोर करके रखने की आवश्यकता होगी जिसका आगे दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें फर्स्ट ओरिजिनेटर, प्रथम प्रवर्तक की पहचान किए जाने के संदर्भ में न्यायालय के आदेश की आवश्यकता ही नहीं रह गई है, जिससे आगे चलकर राज्य ही मनमाने आदेश आदि के माध्यम से इस पे कार्य कर सकेंगे जो आगे निजता का और भी ज्यादा उल्लंघित कर सकते हैं। व्हाट्सएप का यह भी कहना है कि कोई और देश में मध्यवर्तियों को किसी भी मैसेज के मूल प्रवर्तक की पहचान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, अतः भारत द्वारा किया गया यह कृत्य किसी भी रूप में सही नहीं है। इस पूरे मामले में सरकार ने भी अपने पक्ष को रखा है, जिसमें सरकार का ये कहना है कि सरकार के द्वारा निजता का सम्मान किया जाता है किंतु मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट पूर्ण नहीं है और यह वस्तुतः युक्ति युक्त निर्बंधनों के साथ आते हैं। साथ ही साथ सरकार का यह भी कहना है कि जब बात आती है मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर को पहचान करने की तो यह तभी किया जाता है जब कुछ निश्चित परिस्थितियां विद्यमान होती हैं, जिसके तहत जब अपराधों के संदर्भ में देश की संप्रभुता और सुरक्षा का खतरा विद्यमान हो या फिर इसका संबंध लोक व्यवस्था और यौन अपराधों से हो, तभी इसे जारी किया जाएगा। इसे गैर अनुपातिक रूप में जारी नहीं किया जाएगा और इस रूप में यह अनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। सरकार का यह भी कहना है कि इस प्रकार के उपायों का प्रभाव किसी भी रूप में सामान्य उपयोगकर्ताओं पर नहीं पड़ेगा और व्हाट्सएप द्वारा जिस प्रकार से अंतिम समय में दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर अपने पक्ष को रखा गया है, वह भी इन नियमों को लागू ना किए जाने के संदर्भ में बाधा के रूप में ही देखा जा सकता है। सरकार का यह भी कहना है कि अन्य देशों के विपरीत भारत की स्थिति भिन्न है, अतः यहाँ पे नियमों को भी भारत की स्थिति के अनुरूप ही बनाया गया है। इस प्रकार से इस पूरे मामले में वस्तुतः व्हाट्सएप और सरकार दोनों द्वारा ही अपने पक्ष को रखा गया है और ये अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से नियमों को लागू करने के बाद इसका प्रभाव निजता पर पड़ता है और इसी रूप में हमें आगे कार्य करना होगा। हालांकि हमें यह भी सोचना होगा कि हम इसके संदर्भ में सभी प्रकार की आलोचनाओं का निवारण कर सकें, तभी इन सभी नियमों के संदर्भ में हम और ज़्यादा बेहतर पारदर्शिता को बना सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह एडिटोरियल संबंधित है हेट स्पीच से। हेट स्पीच पर इससे पहले भी हमने एक आर्टिकल कवर किया था, जिसके लिए आप 26 मई 2021 के डीएनए को देख सकते हैं। इस पूरे मामले के संदर्भ में गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से आईपीसी में संशोधन किए जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति के द्वारा जो अनुशंसा दी जाने वाली है उसी के आधार पर कार्य किया जाएगा। यह अनुमानित किया जा रहा है कि समिति के द्वारा हेट स्पीच के संदर्भ में आईपीसी में एक अलग प्रावधान भी किया जाएगा, जिसकी अनुशंसा विश्वनाथन समिति द्वारा भी की गई थी। हेट स्पीच क्या होती है, इसके संदर्भ में किस प्रकार से भारत में प्रावधान किया गया है, इस पूरे मामले को आप 26 मई 2021 के डीएनए में देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, इजराइल फिलिस्तीन से संबंधित दो राज्य समाधान क्या है, इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाते हुए इसके संदर्भ में विद्यमान चुनौतियों और भारत के पक्ष की भी व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 ऐतिहासिक न्यायिक मिसालों के खिलाफ जाते हैं जो प्रमुख अधिकारों को कायम रखते हैं। मूल्यांकन करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना में आप भूमिका में दो राज्य समाधान का संक्षिप्त परिचय देंगे और फिर आप इसकी ऐतिहासिकता को बताते हुए इसमें विद्यमान चुनौतियों की व्याख्या करेंगे और इसमें भारत के पक्ष को भी आप स्पष्ट करेंगे। निष्कर्ष में आप अपनी तरफ से कुछ अग्रगामी सुझावों को प्रस्तुत करेंगे और एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना में आप भूमिका में आईटी नियम 2021 का सामान्य परिचय देंगे और इसके संदर्भ में आप पक्ष और विपक्ष को भी व्याख्यायित करेंगे, जिसमें आप सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क
और व्हाट्सएप द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को बता सकते हैं। इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एलआईसी वाद और निजता के अधिकार से संबंधित पुट्टा स्वामी वाद का भी उदाहरण देना है और फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।